कि आज के दौर में ना एक चीज सीखनी नहीं चाहिए, मल्टी स्किल। आज का दौर है टी बनाने का। टी का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट ऐसा लेना है जो आपकी स्पेशलिटी है, उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं जिसको कोई चैलेंज ना कर सके, यानी ये सॉलिड है, ये आपकी स्पेशलिटी है। बाकी आपको आईटी आनी चाहिए, आज की जरूरत है। अगर आपको आईटी नहीं आती तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, आपको फाइनेंस पे ग्रिप होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हर बच्चे को किसी भी फील्ड का बिजनेस में आता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस उसकी मजबूरी है। और उसके साथ एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उसकी वजह यह है कि हर मैनेजर को अपने अंडर वर्कर रखने हैं, तो लाजिम नहीं वो एचआर मैनेजर बनेगा तो उसे ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। वो अगर उसे मैनेजर ही रहना है, मैनेजर ही बनना है, तब भी उसे हर सूरत ह्यूमन रिसोर्स नीड्स खत्म नहीं होंगी, वो लाजमी उसे करनी पड़ेगी। क्योंकि जो उसके अंडर काम कर रहे हैं वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है। उसके अंडर जो काम कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग है, तो ये बड़ी जरूरी है। उसके अलावा बड़ी जरूरी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपके लिए एसेंशियल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आना, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ग्रिप होना, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन, ये चीजें आपके लिए लाजिम है। बाकी आपको एक सब्जेक्ट पे पूरा अबूर हासिल करना है, तो फिर आप मार्केट में सक्सेसफुल रहेंगे। कम्युनिकेशन से मुराद मेरी ये है कि आपको कमोबेश 2 से 3 जुबानों पर लिखनी बोलनी आनी चाहिए। मैं उन 2-3 जुबानों की बात कर रहा हूं जो वर्ल्ड वाइड जुबानें मानी जाती हैं, जैसे बड़ी जुबानों की बात कर रहा हूं, इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक। अरेबिक अगर आप बड़ी अच्छी जानते हो तो आपके पास 35 मुल्कों के रास्ते खुल जाएंगे। फ्रेंच जानते हो तो कम से कम 58 to 56 और ओपनिंग मिलेंगी आपको। इंग्लिश आल दो ये एक जनरल रिक्वायरमेंट है, अब ये सबको आती होती है, ये डिस्टिंग्विश नहीं करती आपको। अब आप किसी से लिखेंगे मैं फ्लुएंट हूं इंग्लिश में और है भी, तो नोबडी सेज दैट कि कोई स्पेशल बात है, ये तो आप सबको ही आती है, यानी एक तरह से आप मदर टंग की तरह समझी जाती है। बहरहाल काम शुरू करते हैं। आज के काम का आगाज जो है हम कंप्यूटर से करना चाहते हैं। कंप्यूटर जो है कोई बात नहीं, अच्छा कंप्यूटर जो है उसको आपने इस सेंस में सोचना है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है, कंप्यूटर एक डिवाइस है और ये एक सिस्टम भी है। तो कोई शक की बात नहीं, जो सिस्टम होता है ना उसमें इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। अब उस सिस्टम को 2 तरह से काम करना पड़ता है। एक वो इंस्ट्रक्शंस जो उसके अंदर पहले से स्टोर है, उन इंस्ट्रक्शंस को आप कहते हैं प्रोग्राम, उनको आप क्या कहते हैं, प्रोग्राम। और एक वो इंस्ट्रक्शन है जो वक्तन फौक्तन आप इनपुट देते हैं। तो ये 2 इंस्ट्रक्शंस को जारी होती है, एक स्टोर्ड होती है और एक उसकी इनपुट का हिस्सा होती है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस, ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्रोग्राम, and the instruction given as an input and by which it generate output which is used for the business purpose। कि ये इनपुट लेता है, उसमें हम इसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं और डाटा देते हैं, और इसके अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो होता है प्रोग्राम, उसके मुताबिक ये प्रोसेस करता है और करके हमें क्या देता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये है कंप्यूटर। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन, नेवर गो फॉर टू रिमेंबर ओरली, यानी इसको आप रट्टा नहीं लगाएंगे, आप इसको याद रखेंगे। कितनी बातें, इनपुट देते हैं, इनपुट में क्या देते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शन। ये प्रोसेसिंग करता है किसके मुताबिक, इंस्ट्रक्शन जो स्टोर है, और उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आउटपुट जनरेट करता है जो आउटर वर्ल्ड की क्या है, जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें ना तो जाहिर बात है, जब इनपुट देनी है तो इनपुट डिवाइसेस चाहिए, आउटपुट है तो आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, और
सीपीयू चाहिए, और क्या चाहिए शाबाश बच्चों, आपको स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए। ठीक है जी। अच्छा ये चारों चीजें चाहिए, इंस्ट्रक्शन रखी तो स्टोरेज डिवाइस ला के दो, इनपुट डिवाइसेस है। अच्छा ये जो डिवाइसेस है ये सारी आपने देखी हुई है। अब इसके अंदर ना आपने एक काम करना है, मैं आपको कंप्यूटर की एग्जाम बता देता हूँ, लेकिन आपने ये करना है, मैं बताता हूँ आपको। पहली बात ये, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। अच्छा एक होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये होते हैं तकरीबन बड़े से रूम में बड़े सी मशीन होती है, ये आमतौर पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल और बैंकों ने रखे होते हैं। अच्छा इनका फायदा ये होता है कि ये डेटा को ज्यादा अच्छा प्रोसेस करते हैं और स्टोरेज ज्यादा अच्छा रखते हैं, और बाहर से वायरस अटैक को काफी कम चांसेस होते हैं, और बैकअप भी बड़ा अच्छा रखते हैं। सुपर कंप्यूटर में नहीं बेटा, सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर है which is made of in a multi-story building, like it's a huge, likewise हमारा जो मेन ऑडिटोरियम है उस साइज का कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। ये हमारे इन कामों के लिए नहीं होते हैं। अच्छा इनका पता है क्या काम होते हैं? आपने पूछ लिया तो बता रहा हूँ, पेपर में शायद इतनी गहरी बात नहीं आएगी। ये हमारे स्पेस में जो हमारे सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं उनको कंट्रोल करते हैं। बड़ा काम, जो यहाँ से लोग जा रहे हैं स्पेस में या चांद पे, उनके जो डायरेक्शन है उनके रॉकेट की उसे कंट्रोल करते हैं। यानी ये बड़े काम करते हैं, ये आम बंदों के लिए नहीं है। पाकिस्तान में नस्ट ने एक बनाया हुआ है, स्पार्को के पास एक है जो उन्हें सैटेलाइट कंट्रोल करने हैं, और इसी तरह का सुपर कंप्यूटर चाहिए जब हम एटॉमिक ब्लास्ट करते हैं। एटॉमिक ब्लास्ट जब होता है तो उसका जो कैलकुलेशन है वो सुपर कंप्यूटर करके देगा आपको। और वो क्यों करते हो एटॉमिक ब्लास्ट पता है? एटॉमिक रिसर्च में ये एथिकल रूल है कि जो आप रिसर्च करेंगे दूसरों को नहीं बताएंगे। अच्छा अब देखो, जैसे आप यूं समझो कि मैंने एक पटाखा चलाना है, तो मैं उसमें थोड़ी सी पटास डालता हूँ और मैं चलाता हूँ, तो हल्की सी आवाज आती, टिश्यू मजाक बनेगा। और अगर मैं बहुत ज्यादा डाली तो जिसकी दीवार में मारा उसकी दीवार ही तोड़ दी। दोनों चीजें हो सकती हैं। एटम में बिल्कुल यही होता है। आपने कितना उसके अंदर यूरेनियम डाला है, उससे कितना बड़ा ब्लास्ट होगा ये आपको पता ही नहीं, जब तक आप एक दफा एक्सप्लोड करके नहीं देखेंगे। अच्छा जब आप एक्सप्लोड करके देख लेंगे तो फिर आप स्मार्ट बम भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको अपना डिस्ट्रक्टिवनेस का अंदाजा हो गया ना। तो अंजा मिसाइल क्या है? छोटा सा बम है, सिर्फ 1 किलोमीटर का एरिया तबाह करेगा, 1 किलोमीटर। और दूसरी तरफ ऐसा भी है जो बहुत बड़ा एरिया तबाह करेगा। अच्छा अगर रिसर्च ना की जाए, सीधा जाके जंग में चला दे, तो फिर क्या हो सकता है? आपका शुगर बन जाए, टैंक तबाह, एटम चलाया आपने। और ये भी हो सकता है आप इतना बड़ा चला दे साथ अपना मुल्क भी जाए। इसलिए होता है। और ये सारी चीजें सुपर कंप्यूटर के अंदर है। तो ये बड़े कंप्यूटर है, पता लगी बात। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये वो होते हैं जो कम से कम ये 2 या 4 टेस्ट के बराबर है। ये मेजान बैंक के पास है, लाइट बैंक के पास है, नेस्ले के पास है, सीडीएल के पास है, बड़े बड़ी कंपनीज के पास है। इनके नेटवर्क से कंट्रोल होते हैं। और ये जो मिनी कंप्यूटर होता है ये भी पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता, ये भी उससे बड़ा होता है। ये मिनी कंप्यूटर हम यूज करते हैं फाइटर जहाजों में मिसाइलों को कंट्रोल करने के लिए, और हमारी डाई कटिंग, स्टील कटिंग मशीनें, पर्टिकुलरली ये जो आजकल कढ़ाई वाली मशीनें आ गई हैं, ये मिनी कंप्यूटर से चलती है। ये हमारे इस कंप्यूटर से 4 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। ये भी बड़ा कंप्यूटर है, क्योंकि हम देखिए ना, हम इस कंप्यूटर से अगर हम JF-17 चलाएं और ये ऊपर जाके गर्म हो जाए तो काम छोड़ जाएगा। ये तो बस वीडियो कन्वर्जन में गर्म हुआ होता है, फिर मैं इसको एयर कूलर के नीचे एसी में जाकर रख के आता हूँ कि ये काम करे, क्या समझे? तो वहां पे ये होते हैं। वो जो हमारे ये कंप्यूटर है इनको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, या आप इन्हें जो है क्या कहते हैं, पॉकेट पीसीज कह सकते हैं। तो ये छोटे पीसीज है, ठीक है ना। ये डेस्कटॉप ये वाला हो गया ना, ये कंप्यूटर जो है ये डेस्कटॉप है, लाइकवाइज दिस वन। ये देखें, ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं ये आपके क्या है, ये पर्सनल कंप्यूटर्स है। इसके अंदर आता है ये डेस्कटॉप और आपके लैपटॉप्स, ये छोटे छोटे कंप्यूटर। तो सबसे बड़ा सबका दादाजी सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, परदादाजी। और दादाजी क्या है? मेन फ्रेम। और अब्बा जी क्या है? मिनी कंप्यूटर। और बच्चे क्या है? हाँ बस ये तरतीब। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर ना जो मसला है वो क्या है? मसला ये जी कि कीबोर्ड मैंने देखा है, आपने देखा है सबने?
अच्छा, आपने ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजर देखा, आपने स्कैनर देखा, अब आप कहेंगे सब देखा, और दिखा देता हूँ, आप कहेंगे ये भी देखा, माउस देखा, ये बाउल देखी है, ये क्या कहते हैं उसको, वो जिससे वो बिल बनता है, बारकोड रीड। अब इसमें मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि बच्चा कहता मुझे सब बात, जब एग्जाम में जाता है तो उसने ये नहीं कहना कि तूने चूहा देखा हुआ, उसने आपसे कहना माउस करता क्या है, और नीचे उसके फंक्शन लिखे हुए। अब चूंकि हमने किताब पढ़ी नहीं तो हमें समझ नहीं आई, तो अगर इसके आपने एमसीक्यूज हल करने हैं तो प्लीज इसको रीड करें। माउस की जरूरत क्यों पड़ी, माउस इज अ पॉइंटर, माउस इज अ पॉइंटर, इट इज यूज इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जाहिर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर माई कंप्यूटर को क्लिक करना है तो क्या करेंगे, वो पॉइंट जाके करेंगे। तो ये जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, एक माउस होता है उसमें 2 बटन होते हैं, इस तरह नहीं एमसीक्यूज हल होगा। एमसीक्यूज किस तरह हल होगा, व्हेन यू गो एंड रीड इट, आप रीड किए बगैर जाएंगे तो वो मारेगा पकड़ के आपको, समझ आई बात की। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा ना पढ़ के जाए तो स्कैनर और मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजर दोनों से सेम लगेंगे, लेकिन आपको पता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजर क्या है, जो आप जाके बी बैंक या मैदान बैंक में एक वोचर फिल करते हैं, आपने देखा उसके नीचे भी इंक लगी होती है, आप उसके ऊपर मैग्नेटिक इंक लगी होती है, जब आप उसके ऊपर वोचर फिल करते हैं, अमाउंट फिल करते हैं, वो इतना सा होता है उसके नीचे रखते हैं, आपका अकाउंट नंबर भी खुद ही ऑन हो जाता है और बैलेंस भी उसके अंदर खुद ही चला जाता है। सिर्फ एक दफा कैशियर ने ये कहना होता है कि यस, टेलर ने ये कहना होता है कि मुझे पैसे आ गए, और यस करता हो जाके आ गए, ये है इसका फंक्शन, और आप उसको एक ही समझ रहे होंगे, ठीक है ना। और जो स्कैनर है वो आप जानते हैं कि वो क्या चीज है। स्कैनर जो है उसके अंदर ये होता है कितने पिक्सल्स ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका एक अपना है पिक्सल मिनट्स एरिया इल्यूमिनेशन में कितने करता है। और जब आप प्रिंटर की बात करेंगे तो वो पर पेज होगा, तो पर पेज पर मिनट। तो लिहाजा ये चीजें जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, यू कैन नॉट सॉल्व इट, ये आपसे सॉल्व नहीं होंगे। क्लियर जी। अब ये आपने रीड करने, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने आपको एक लफ्ज नहीं पढ़ाया था ना, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, बता दिया है कि एमसीक्यूज हल ना होने की वजह क्या हो सकती है। तो इनको एक दफा रीड कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और लेकिन आप रीड करेंगे प्रेशर लेके, फिर नहीं होना, आप स्कूल से टाइम निकाल के एक दफा रीड करेंगे, फिर बात बनेगी। ठीक होगी बात। वॉइस डाटा तो आप जानते हैं, आप तकरीबन हर मोबाइल में वशीर को कॉल मिल जाएगी, नजीर को कॉल मिल जाएगी। अच्छा, बारकोड रीडर यू नो है कि वो एक बारकोड होता है, उसको क्लिक करते हैं। अच्छा, कैमरा, ये भी डिजिटल आज के दौर में हर सिस्टम का प्रिंसिपल कंपोनेंट है अभी। अच्छा, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर आप जानते हैं, मॉनिटर जो है वो, और प्रिंटर्स मॉनिटर जो है वो आप जानते हैं, उसमें पिक्सल्स का रोल होता है, कितने पिक्सल है, कितनी ग्राफिक एक्यूरेट है। प्रिंटर का जो रोल होता है, पेज ऑन पेपर, यानी कितने पेज प्रिंट करता है पर मिनट। अच्छा, और फिर स्पीकर एंड हेडफोन्स, ये भी आउटपुट का एक लाजमी हिस्सा है, क्योंकि आप जो कंप्यूटर है वो कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, वॉइस भी चाहिए, वीडियो डाटा भी, ऑडियो डाटा भी। प्रोजेक्टर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हम लोग पहले प्रोजेक्टर्स वो वाले होते थे, कभी आपने देखे होंगे, जिसमें हम एक्सरे टाइप स्लाइड रखते थे और वो सामने आ जाती थी। कंप्यूटर के साथ ही पहले यही लगते थे, कंप्यूटर की एक स्लाइड आती थी शीशे की, नीचे कोई डिवाइस थी मुझे नहीं पता, वो हम यूं कनेक्ट कर लेते थे और वो उसके ऊपर तस्वीर बना देती थी, वो उसका प्रोजेक्टर का था, लाइट सी तस्वीर आती थी, लाइटें को घेरा करें तो फिर नजर आता। लेकिन अब तो खैर आप जानते हैं प्रोजेक्टर्स जो आ गए, डिजिटल प्रोजेक्टर्स हैं, ये भी डिजिटल प्रोजेक्टर, आपकी लाइटें भी चल रही तब भी आपको व्यू हो रहा है। अच्छा बच्चों, अब आगे स्टोरेज डिवाइसेस की बात आ जाती है। स्टोरेज डिवाइसेस 2 तरह की हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो है जिसके अंदर रैम आती है और रैम रोम वगैरह आते हैं, ये जो होती है ना, ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है और ये वोलाटाइल होती है, लाइट गई तो खत्म, और ये स्मॉलर इन साइज होती है, यानी क्विकर होती है रीडिंग में, लेकिन हुजम के एतबार से साइज में छोटी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो डेटा को परमानेंटली राइट कर लेती हैं और वक्त पड़ने पर उसे रीड कर लिया जाता है, और ये नॉन वोलाटाइल होती है ऑब्वियसली, और फिर ये लॉन्गर टाइम के लिए डेटा को अपने पास स्टोर कर सकती है। जैसे हार्ड डिस्क है आपकी, प्राइमरी डिस्क है, सीडी वगैरह है, ये सारे परमानेंट है। अच्छा बच्चों, अब जी बेटे,
अच्छा, जब आए टेरिटरी स्टोरेज कौन सी है? टिपिकली इन्वॉल्व रोबोटिक्स मैकेनिज्म, इसके अंदर रोबोटिक मैकेनिज्म है और ये रिमूवेबल है, मास स्टोरेज मीडिया है जो आप लगा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं किसी भी डिवाइस के साथ, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये टेरिटरी क्यों कहलाती है? क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे डाटा स्टोर करती हैं। इवन रोबोट्स के अंदर जो इमोशनल डाटा है वो ज़्यादा बड़ा डाटा है, तो उसके अंदर तो ये रोबोटिक्स से ज्यादा रिलेट करती हैं, ठीक है। इट इज मच स्लोअर एंड ऑफन यूज फॉर आर्चिव इंफॉर्मेशन एंड डू नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट एक्सेस, इसकी फ्रीक्वेंट एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ती जी। तो दूसरी जो है वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन अब आप जानते हैं, आप तो क्लाउड का जमाना आ गया ना ज्यादा, लेकिन क्लाउड को अलग भी इन्होंने काउंट किया है, लेकिन बहरहाल ये वो स्टोरेज है जो जनरली है यूज फॉर इंक्रीज जनरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड नीड ह्यूमन इंटरवेंशन एंड रिकनेक्ट फॉर सबसीक्वेंट एक्सेस, के सबसीक्वेंट को भी जरूरत पड़ी तो रख लिया। अच्छा बच्चों, अब देखें इधर के सिस्टम आर्किटेक्चर। बेसिकली ये चैप्टर पे ज्यादा सवाल डिवाइसेस के वाले से नहीं आएंगे जी बच्चे। क्या चीज? पोर्टेबल वो है जो आप लगा भी लेते हो और उतार भी लेते हो। उसके अंदर आपकी रिमूवेबल हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, सारी पोर्टेबल है जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देती। अच्छा बच्चों, अब जगह देखें ना तो ज्यादातर सवाल आपको किसके हवाले से आएंगे? सिस्टम आर्किटेक्ट पे आपको बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। आपने इस पे ज्यादा फोकस करना है, उसको रीड कर लेना है, छोड़ना नहीं कोई इसको, लेकिन ज्यादा फोकस सिस्टम पे होगा। सिस्टम के हवाले से काफी सवाल आते हैं, मैंने कोशिश की है पिक करने की। मुझे लगता है कि मैं पूछते पूछते कमोबेश 25-30 सवाल बना गया बच्चों से। अच्छा, कुछ मिलते थे सवाल मेरे पास पहले भी उसके लग रहे थे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली उससे मिलते थे सवाल है। देखिए, एक सिस्टम होता है जो सेंट्रलाइज होता है, एक होता है डिसेंट्रलाइज। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि जो सेंट्रलाइज का रोल है, पता है क्या है? एक जमाने में ना कंप्यूटर की हार्डवेयर बड़ा महंगा था, तो हम पता क्या करते थे, हम एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ले लेते थे, वो तकरीबन वॉशिंग मशीन के साइज का होता, और जितने यूजर होते थे हम उनको डंप टर्मिनल देते थे। अच्छा, उस डंप टर्मिनल पता है क्या होता था? एक मॉनिटर और एक कीबोर्ड, बस, प्रोसेसर नहीं होता था इसके साथ। यानी सब कंप्यूटर यूजर्स को एक एक मॉनिटर और एक एक कीबोर्ड मिला होता था, और काम सारा सिर्फ एक मेन प्रोसेसर पे हो रहा था। हम इसे कहते थे सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। ये तकरीबन मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा यूज हुआ है, कोई तकरीबन 1990 या 2000 के एंड तक। उसके बाद ये कम नजर आया। इसकी वजह ये कि जो हमारा डिसेंट्रलाइज था, जिसके अंदर छोटे छोटे पीसीज हैं, उनको जोड़ के नेटवर्क बना लेते थे, वो ज्यादा सस्ता और इकोनॉमिकल हो गया, जबकि वो ये महंगा था। ये महंगा था उस जमाने, आर्किटेक्ट भी महंगा था ना। तो मुझे याद है कि रोजनामा जंग में एक ऐसा सेटअप लगाया था 80 की दहाई में गालिबन, मीर शकीलुर रहमान, मीर उनके जो वालिद थे उन्होंने, तो मोनो कॉर्पोरेशन ऑफ इंग्लैंड ने लगा के दिया था, एंड दैट कॉस्ट अ लॉट। वो ब्लैक कलर का एक सिस्टम होता था, बहुत बड़ा सा, यानी कि बिग इन साइज, और उसके ब्लैक टर्मिनल थे और ब्लैक उसके कीबोर्ड्स थे, और वो इंग्लैंड से डायरेक्ट आया, काफी महंगा। लेकिन अब जो सिस्टम आया, अब तो ये ना कि कंप्यूटर्स हैं और उन्हें आपने अलग अलग, हर कंप्यूटर के पास अपना अपना प्रोसेसर है। अब ये जो डब्बे है ना, ये प्रोसेसर है, और ये जो है इसका मतलब इनके पास प्रोसेसर नहीं है, उनको हमने आपस में मिला दिया, तो ये क्या बन गया? डिसेंट्रलाइज। यानी अब हर कंप्यूटर के पास अपना जाती ब्रेन है, और पहले कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं था, ब्रेन सिर्फ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास था। ये दोनों फ्रेमवर्क है, सवाल के लिए अभी भी ये आ सकता है। अच्छा, अब बच्चों आगे आगे क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, जाहिर बात है अब ये जो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग है ना, वो इसमें आएगी, डिसेंट्रलाइज। अच्छा, क्लाइंट सर्वर में क्या है कि जो क्लाइंट है वो छोटा कंप्यूटर है, क्लाइंट छोटा कंप्यूटर है, और सर्वर जो है बड़ा कंप्यूटर है। लेकिन ये वाला सर्वर नहीं जो गली की नुक्कड़ पे खड़ा होता है अक्सर आपके यहाँ जी, मैंने देखा है सर्वर साहब हैं, गवर्नर लगे हुए हैं। नहीं, ये गवर्नर साहब नहीं, वैसे वो भी बड़े होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी भी है मेरा ख्याल के नहीं। अच्छा चलिए, अच्छा बच्चों, तो ये बच्चों ये मेन सर्वर है, विच इज बिग कंप्यूटर, और ये बाकी सारे कंप्यूटर्स को क्या करता है? प्रोसेसिंग की सहूलत देता है। ये बाकी सारे कंप्यूटर को प्रोसेसिंग की
सहूलत देता है। तो हम इसको कहते हैं कि ये एक बिग कंप्यूटर है जिसके साथ छोटे कंप्यूटर क्या है, कनेक्टेड है। अब जहां तक सवाल है फाइल सर्वर का, तो याद रखना है जब भी जैसे ये कंप्यूटर मैंने बनाए थे, अगर इन कंप्यूटर को मैं एक बड़े कंप्यूटर से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये इनके लिए क्या रोल कर रहा है, सर्वर का रोल प्ले कर रहा है। अच्छा ये जो सर्वर का रोल नहीं, सर्वर खाली फाइल सर्वर वो अलग चीज। अच्छा ये जो सर्वर है इसके साथ में एक प्रिंटर लगा दूंगा तो प्रिंटर की सहूलत सबको मिल जाएगी। और अगर इन सबको वीडियो गेम खेलनी तो एक गेम इसके ऊपर इंस्टॉल कर दूंगा तो वो सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ये फायदा है, रिसोर्सेज शेयर हो जाएंगे। लेकिन जो फाइल सर्वर है एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर है। फाइल सर्वर क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर की शक्ल है। अच्छा ये लाजिम नहीं कि फाइल सर्वर फिजिकली हो, माइट भी एक सर्वर है वो एक ही है और उसके अंदर को फाइल सर्वर सॉफ्टवेयर की शक्ल में बना हुआ है, आपको सर्वर लग रहा है कि एक्चुअली वो पीछे मशीन एक ही काम कर रही है, ये भी हो सकता है। तो कहते हैं फाइल सर्वर वो है जो आपकी डेटा फाइल्स को मैनेज करता है, एक्सेसिबल बनाता है और आपके डेटे और फाइल्स को क्या करता है, हेल्प करता है और दूसरों के साथ शेयर करने में मदद देता है। तो क्वाइट पॉसिबली हो सकता है कि सर्वर एक ही हो और उसके ऊपर फाइल सर्वर इंस्टॉल हुआ, एक प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ, उसकी वजह से आपको लग रहा है। अलहदा तो हो भी सकता है फिजिकली और फिजिकली नहीं भी हो सकता है। जी बेटा ये है सर्वर्स कैन रेंज इनटू पावर फ्रॉम टॉप एंड्स, सुपर सर्वर एंड कैपेबल ऑफ ड्राइविंग थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क एंड लो एंड सर्वर। ये जो हमारे पास लगा हुआ ये लो एंड सर्वर है, इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है। और जो आपके टॉप एंड सर्वर होते हैं ये वो होते हैं जिसके ऊपर अक्सर हमने अपनी वेबसाइट्स वगैरह रखी होती है, अपना क्लाउड डाटा रखा होता है, क्योंकि वो एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को डील कर सकते हैं। जी कैटेगरी प्राइस। तो आप कह सकती है टॉप एंड बड़ा है और लो एंड छोटा सर्वर है। तो जो हमारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है आमतौर पर लो एंड सर्वर यूज करती है। अच्छा तो ये ब्रांडेड भी नहीं होता, हम खुद भी बना लेते हैं, हार्ड डिस्क डबल कर ली, प्रोसेसर कंबाइंड कर लिए, इस तरह काम चला लेते हैं। अच्छा बच्चों अब आ जाए आप तो नेटवर्क की तरफ। नेटवर्क्स की एक क्लासिफिकेशन ये है जिसको आप कहते हैं लैन, वैन एंड मैन। अच्छा ये जो 2 या 4 बिल्डिंग्स को हम अपनी को जोड़ देते हैं और अपनी फर्म्स की जरूरियात को पूरा करते हैं, हम इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे निशात मिल चले जाए तो वहां एक बिल्डिंग नहीं है, उन्होंने 3, 4, 5 बिल्डिंग एक ही हाथ में बनाई है। उसके अंदर जो कंप्यूटर लगे हुए हैं वो एक बिल्डिंग में नहीं है, 4, 5, 6 बिल्डिंग में, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पूरी कर रहे हैं। क्योंकि वो एरिया छोटा है, स्मॉल लोकल एरिया है, इसलिए वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये आमतौर पे क्या होता है, लोकलाइज नेचर का होता है और इसके अंदर क्विक्सल पेयर केबल यूज करते हैं या वो ट्विस्टेड पेयर यूं करके बल दिए होते हैं। यानी ये ट्विस्टेड पेयर है, अगर आप देखेंगे ना इसको फाड़ के तो ये देखिए इसके अंदर आपको बल नजर आ रहे हैं नीचे, ये इंस्टॉलेशन है, इसके नीचे एक तार है जिसको क्या किया है, ऐसे बल दिए हुए। मकसद ये है कि ये कैसे बताऊं अब आपको, यूं समझे कि अगर 2 तारें इकट्ठी जाएंगी ना तो उनमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अगर हम उनको आपस में यूं बल दे दें तो फिर उनमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर जाती रहेंगी, पास आती रहेंगी। ठीक हुई ना बात। तो ये इसके अंदर ऐसे किया होता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि केबल से केबल कनेक्ट हुई है तो वो कम्युनिकेशन फास्ट होती है, तो कम्युनिकेशन फास्ट होती है और इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। ये सस्ता होता है, या इससे बन जाएगा या क्विक्सल केबल से बन जाएगा। दोनों केबल भी इतनी महंगी नहीं है, क्विक्सल इससे जरा महंगी है लेकिन दोनों से सस्ता काम। लेकिन जो आपका वैन है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है ना, वाइड एरिया नेटवर्क है। तो मेन क्या है, मेन है मेट्रोपॉलिटन। जोहो टाउन की जो केबल है टीवी की वो मेन है, मेट्रोपॉलिटन हो गया ना, ठीक है। अच्छा कोई छोटी सी कंपनी जो इंटरनेट ऑफर कर रही है एक इलाके में, फाइबर ऑप्टिक डाल के बैठी, वो भी मैन है। वैन क्या है, ग्लोबल। वैन क्या है, ग्लोबल। तो मेन है इलाकाई, लेकिन बहरहाल एक छोटा एरिया नहीं है, ये एरिया बड़ा। तो लाहौर में अगर केबल ऑपरेटर अपनी केबल को मिला ले तो वो वाइड एरिया नेटवर्क फिर भी नहीं बनेगा, तभी वो मेट्रोपॉलिटन बनेगा, क्योंकि वो एक शहर कवर करेगा।
ठीक है। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है? दुनिया के सारे नेटवर्क आपस में जोड़ दें, पूरा ग्लोब एक नेटवर्क में आ जाए, इवन जहां समुंदर आए सैटेलाइट आ जाए। अब जाहिर बात देखिए ना, इस इलाके में एक कम्युनिकेशन हो रही है, देखिए केबल से भी हो सकती है, रेडियो वेव से भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है। अब समुंदर में कौन पकड़ेगा आपके एंटीना को? अब डॉल्फिन से तो जाके नहीं कह सकते कि बहन से एंटीना पकड़ के खड़ी हो जा, तो क्या करना पड़ेगा? सैटेलाइट। सैटेलाइट से हम रेडिएशन उसको भेज देंगे और वो वहां से ट्रांसफर नीचे कर देंगे। क्लियर? और वो आप देखते हैं अक्सर इस तरह के एंटीना लगे होते हैं, यूं करके ऐसे देखेगा भी आपने, इस तरह के एंटीना लगे होते हैं। ये जो एंटीना होते हैं ये कौन से होते हैं? ये सैटेलाइट एंटीना होते हैं, ये वाले, ठीक है ना। अच्छा बच्चा, और इनका ये नहीं ना होता, ये जो रेडियो होते हैं ना, ये यूं फैलते हैं ऐसे, इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ, लेकिन ये कंसेंट्रेटेड होते हैं, जो कंसेंट्रेट करते हैं, अपनी LNB के ऊपर सिग्नल ड्रॉप करते हैं, सुई की नोक के ऊपर जाके गिरता है सिग्नल, इतना कंसेंट्रेट हो गए जाके पर। अच्छा बच्चों, तो ये जो वैन है ये एग्जिस्ट करता है कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, ओनर एंड मैनेज। कलेक्टिव क्यों भाई? कहीं प्राइवेट लोगों के हाथ में है, कहीं गवर्नमेंट है। ईस्ट जर्मनी गया तो वो पब्लिक सेक्टर का है, वेस्ट जर्मनी गया तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, रशिया पहुंचा तो पब्लिक हो गया, इंग्लैंड पहुंचा तो प्राइवेट हो गया। तो कहीं प्राइवेट है कहीं पब्लिक है, वो सारे जुड़े हुए हैं और उसके ऊपर जहां से आप चीज चाहते हैं वो मान लेते हैं। ठीक है, ये बैन हो गया। अच्छा, अब इसमें ना एक तकसीम और हो सकती है। एक होता है आपका ऐसा नेटवर्क जो एक बिल्डिंग के अंदर ही होता है, उसको एक और नाम भी देते हैं, इसको आप एक और नाम भी देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्राइवेट नेटवर्क भी आप कह देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन बात वक्त ये होता है कि कंपनीज अपनी एक या दो नोड बाहर दे देती है नेटवर्क, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं इंट्रानेट। तो इंट्रानेट क्या होता है? जो बिल्डिंग के अंदर अंदर है, सॉरी कंपनी के अंदर अंदर क्या है? कंपनी के अंदर अंदर है तो क्या है? इंट्रानेट है। अच्छा, अगर बाहर कनेक्ट कर दिया, यानी सप्लायर और कस्टमर के पास चला गया, होता है ना, आप डायरेक्ट ही कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, यार तू डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया कर, यहां जो लेके आए ऑर्डर, तुझे नोट ही दे देते हैं, तुम्हारे निजाम में खुद ऑर्डर एंटर कर दे। और उधर से सप्लायर को कहते हैं कि यार तू जो आके हमसे पूछ रहा है कितना ऑर्डर है, तुझे एक कंप्यूटर दे देते, तो वहीं से बैठ के देख लिया कर, बल्कि हमें इन्वेंट्री देखने की जरूरत, तेरी इन्वेंट्री समझ हमारी इन्वेंट्री, तो हमारा कंप्यूटर कनेक्ट कर। हाँ, अलबत्ता आपको मुआहदे होते हैं, यानी कंप्यूटर को डाटा पहुंचाओ, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं, ये इंटरनेट की बजाय क्या बन जाएगा? ये एक्सट्रानेट बन जाएगा, ठीक है, बन गया। अंदर था कंपनी के तो क्या था? दो नोड बाहर चले गए तो अच्छा, और अगर वर्ल्ड वाइड ग्लोब से अटैच कर दिया, अब क्या बन गया? अब बन गया इंटरनेट। ठीक हो गई बात? अंदर था आपकी कंपनी के अंदर अंदर, तो आपने उसे लैन भी कहा, लेकिन इंटरनेट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक या दो लोगों से, चार लोगों से, 10 लोगों से शेयर कर रहे हो, तो फिर आप उसे एक्स्ट्रा नेट कहेंगे। लेकिन जब आप उसे ग्लोबल नेटवर्क से अटैच कर लेंगे, फिर वो इंटरनेट बन जाएगा। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो अब बच्चों ये चीज हो गई। अब कहता है यूजुअली द नेटवर्क कनेक्टेड होस्ट लोकेटेड इन द सेवरल सिटीज और नेशंस कॉल्ड, बहुत सारे शहरों और कौमों को मिलाने वाला जो नेटवर्क है, क्या बनाएगा? वैन कहलाएगा। बहुत सारे शहरों और कौमों को, यानी मुल्कों को। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स द स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल एरिया? क्या ख्याल है बच्चों? छोटे से छोटा एरिया जो कवर करेगा वो लैन कहलाएगा। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी सेपरेट नेटवर्क्स? तो वो क्या है? क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क को पकड़ा है, तो क्या बन जाएगा? वैन। इसको ए कर दूं, फालतू के मैंने वो लिखा ही नहीं वहां पे। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। अच्छा, क्या वर्चुअल एंड नेटवर्क? देखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वो ये होते हैं, देखिए जो नेटवर्क आप कनेक्ट कर लेते हो दूसरे लोगों के साथ जाके,
उसमें बहुत सारे नेटवर्क ऐसे होते हैं जो प्रोमिनेंटली आपके लिए वाजिया नहीं होते। मिसाल के तौर पे मैंने एक फाइल एक्सेस की है और मुझे प्लेस का तो नहीं पता, तो ऐसे बहुत सारे हमारे वर्चुअल नेटवर्क बने होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे घर में मेरी ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस इससे कनेक्टेड है, ये ब्लूटूथ से इसके साथ कनेक्टेड है। आपने देखा होगा इसकी बहन होती है तो इसकी भी होती है, तो देखा जाए तो ये क्या है, ये नेटवर्क है। ऐसे नेटवर्क जो प्रोमिनेंटली आप डेवलप नहीं करते लेकिन वर्चुअली बने होते हैं। अब इसी तरह अक्सर होता है कि मैं बच्चों को कोई चीज बता रहा होता हूँ, बच्चों के पास इंटरनेट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वाईफाई ऑन कर देते हैं, यही नेटवर्क से वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हैं जो प्री डिफाइंड नहीं है, क्या बन जाते हैं, वर्चुअल प्राइवेट बन जाते हैं। आपने खुद से नहीं बनाया, वर्चुअली क्रिएट हो गए, इंटीग्रेटेड। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम और क्या कह रहे थे, ये बाद में देख लेते हैं। अच्छा अब ना यहाँ पे एक चीज है, वो ये है कि एक बड़ी बहस इस चीज के ऊपर है कि कौन सा सिस्टम किस लेवल पे काम करता है, कौन सा सिस्टम किस लेवल पे काम करता है। अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो सारे के सारे एमसीक्यूज इस तरह के हैं जिसके अंदर, अच्छा एक मिनट मैं कर देता हूं, ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल के फंक्शन और इंफॉर्मेशन सिस्टम को मिला के सवाल बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक तो ये पता होना चाहिए किस लेवल पे कौन सा काम हो रहा है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि जिस लेवल पे वो काम हो रहा है वहां कौन सा सिस्टम काम करेगा। इंटरनेट करेगा, एक्सटर्नल सॉरी आई मीन से कि टीपीएस करेगा, एमआईएस करेगा, ईआईएस करेगा, कौन सा सिस्टम काम करेगा। तो ये बड़ा अहम काम। अब इसके अंदर जो चीज रिक्वायर्ड है वो ये है कि पहले हमें ये पता हो कि कौन कौन से लेवल पे काम क्या हो रहा है, कौन कौन से लेवल पे क्या काम हो रहा है, और फिर इस काम के हवाले से इसका किस इंफॉर्मेशन सिस्टम से ताल्लुक। ठीक होगी बात। अच्छा, इसके लिए जरा ये मेंशन करना पड़ेगा, क्या हमारे पास सफिशिएंट टाइम है इसको डिस्कस करने के लिए? आज हमारे पास इसके लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है, लेकिन यह है कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो मेरे पास इसके लिए अंदाजा है एक छोटा सा, कि अगर मैं इसको देखूं तो पहले तो ये समझना पड़ेगा पूरा एक्सपर्ट सिस्टम, सारे सिस्टम, पहले लेवल फिर सारे सिस्टम्स। जब आप इनको पढ़ लेंगे, अच्छी तरह समझ लेंगे, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये सारे सिस्टम जब आप पढ़ लेंगे तो फिर ये मेरे पास कोई क्वेश्चंस है काफी ज्यादा इसके ऊपर, ऐसा लॉन्ग लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड पे आएगी आपके पास, तो ये सारे गो थ्रू करने पड़ेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि एक लंबा सा टाइम चाहिए होगा, कंसिस्टेंट। क्योंकि मसला ये है कि ये जो छोटा टाइम है उसमें ये सारी बातें डिस्कस नहीं होती, ये टाइम कॉस्टिंग है सारा। तो इसके लिए मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि एक, ठीक है, आप एक सेपरेट टाइम मुझे दें। तो कल कितने बजे आ जाएंगे आप? कल नहीं, आप पहले तो ये कहें कि